प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की तरबियत याफ्ता अफगान आर्मी रेत की दीवार कैसे साबित हुई। तालिबान के अफगान पर कंट्रोल ने कई सवालात को जन्म दे दिया। नई आने वाली तालिबान हुकूमत में कौन कौन होगा, क्या तालिबान हुकूमत इंसानी हुकूक की पासदारी करेंगे, मईशत और पड़ोस मुल्कों के लिए तालिबान के पास क्या मंशूर है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एलडीए के वाइस चेयरमैन एसएम इमरान ने अचानक इस्तीफा दे दिया। क्या एलडीए में वजीर आला उस्मान बुज़दार के इख्तियारात इस्तेमाल करने पर एसएम इमरान के वजीर आला से ही इख्तिलाफात हो गए। ओहदे पर रहते हुए जिन रिश्तेदारों को नवाजने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया उसका एहतसाब कौन करेगा। इसके अलावा जिस अहम मौजू पे हम बात करेंगे, एलपीजी किंग इकबाल जेड अहमद पीटीआई हुकूमत के भी लाडले बन गए। नैबजदा इकबाल जेड अहमद का सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद दोबारा हुकूमत के साथ मुआहिदा करने की तैयारियों का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी इकबाल जेड अहमद की कंपनी जेजेवीएल को मिलने वाला एलपीजी ठेका गबन की वजह से कलअदम करार दिया था। सबसे पहले आमिर साहब, जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई हुई है और यही टॉपिक हर तरफ डिस्कस हो रहा है, अफगानिस्तान के जो मामलात है और तालिबान का टेक ओवर करना किस तरह से बगैर रेजिस्टेंस के, लाइक अशरफ गनी जस्ट लेफ्ट। पहले तो पूरी दुनिया इस वक्त जो डिस्कस कर रही है, और मेरा ये 9/11 के बाद कोई इतना बड़ा टॉपिक है जो इस तरह डिस्कस किया जा रहा है कि एकदम से ये तालिबान ने कैसे टेक ओवर कर लिया। कि रूसी भी जब गए थे तो उन्होंने जो फौज ट्रेन की थी उनको 3 साल लग गए थे। नजीबुल्लाह 3 साल तक बैठे रहे थे, और जब रूसियों ने बिल्कुल पैसे भी बंद कर दिए, आटा तक बंद कर दिया था, तो उसके बाद जाके उनका डाउनफॉल हुआ। तो ये 3 महीने भी नहीं टिके। तो मुझे इस पे जो बहुत बड़े दुनिया के प्रेसिडेंट अमेरिका के वो एडवाइज़र भी रहे, वली नासिर साहब बड़े किक भी हैं, उनका जुमला बड़ा अच्छा आया। उन्होंने कहा जी आई एम सरप्राइज्ड, द बिगेस्ट सरप्राइज इज दैट एवरीबडी इज सरप्राइज्ड। कि अब लोग जब हो गया है तो लोग कह रहे हैं कि इसमें हैरानी की क्या बात है। वो वैसे वाकया है जो कि 50-100 साल तक जो है ना, ये अब तारीखदान डिस्कस करते रहे कि क्यों कैसे। जैसे वियतनाम अब जो है 50 साल बाद तक डिस्कस होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और तो ये भी डिस्कस होगा। मगर अब जो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि जनाब, एक तो ये है कि तालिबान को जिस तरीके से वो ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और बेवकूफ़ी समझ रहे थे। अमेरिकन एक जर्नल का मैं देख रहा था, क्योंकि जब हम आए तो हम समझते थे कि ये हमें रूसी समझते थे, तो हम हंसते थे। इनको ये भी नहीं पता कि हम फॉरेनर्स जो हैं उनसे डिफरेंट है। कहता अब पता चला है कि ये हम बेवकूफ़ थे, ये बिल्कुल ठीक थे, इनके लिए हम फरंगी थे। तो उनके लिए हमने इनको पॉपी से मना किया कि आप ये ना उगाएं, जो है आपको हम खाद देंगे, आप गंदम उगाएं। कहते उन्होंने खाद दे के जो है ना वो उससे आईडीज़ बम बनाने शुरू कर दिए। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं। प्लस 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनकी एकदम से जो ये लोगों को जो एकदम से लग रहा है कि 2-4 हफ्ते के अंदर जो है टेक ओवर हो गया है। कि एक तो ये है कि वो बिल्कुल दोहा में जब ये टॉक्स चल रही थी तो तालिबान की जो आला क़यादत है वो ताजिकों के साथ, हज़ारास के साथ वो इन राब्तों में थे और वो दरमियान में मिलजुल के हुआ। और दूसरा ये कि उनका एक ये कह देना कि जनाब वो एक फ्रेंच ग्रुप जो हमेशा कहा गया वो नहीं है, उनकी एक पॉपुलर अपील है। दूसरा, अफ़गानिस्तान की तारीख़ जो है वो ये बताती है कि हमेशा से वो जब वो दे टेक देयर टाइम, वो जो उनका जुमला है कि जनाब टाइम जो घड़ियाँ इनके पास है, अमरीकनों के पास, टाइम हमारे पास है। तो वो पहले भी अफगान वार्स में देख लें, जब यहाँ से वो बरतानिया की इंडस फौज गई थी वो एकदम गायब हो गए थे। वहाँ पर 1-2 साल लगा के उसके बाद टाइमिंग जब वो हुई तो उसके बाद फिर उसका जो कीमा बनाया। तो अगेन जो जब उन्होंने 9/11 हुआ था एकदम से वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना मेल्टिंग अवे, वो मेल्ट अवे हो गए थे, गायब हो गए थे, सब गायब हो गए। और 10-20 साल में करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो टाइमिंग के साथ जब आए हैं तो एकदम से वो वापस आ गए। अब क्वेश्चन होना था तो हो गया। क्वेश्चन ये हैं कि क्या होगा और कैसे होगा।
तो अच्छी खबरों से मेरा ख्याल शुरू किया जाए। अच्छी खबरें ये हैं कि उसमें अभी तक जो है उनका कॉन्डक्ट जो कि खदशात थे कि तालिबान का एक माजी रहा है, ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के हवाले से, औरतों के साथ बुरा सलूक के हवाले से और वायलेंस के हवाले से, तो अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा, फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत अच्छा अभी पिछले 24 घंटों के अंदर तो कम से कम जो है, बल्कि अमेरिकनों की फायरिंग से वो बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी तरफ से कोई बंदा अभी तक नहीं, एक भी मरा। और उसके बाद जो है ये है कि नज़र आ रहा है कि वो अभी तक उनके जो स्पोक्समैन हैं कोई भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात नहीं करते। वो उनको बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो ये जो आलमी बरादरी के इस सारे प्रेशर्स को मद्देनज़र रखते हुए चलना चाह रहे हैं। तीसरी एक बहुत जो खुशाइन बात यह है कि वो उन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट का कर रहे हैं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट ये कर रहे हैं कि उन्होंने जो मशावरती कमेटी एक बना दी है जिससे वो बात करेंगे, उसके अंदर जो है हामिद करजई, अब्दुल्ला और हिकमत यार को डिक्लेयर कर दिया है। जो बाकी लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं पाकिस्तान में, जो डेलीगेशन है जिसमें यूनुस कानूनी हैं, अहमद शाह मसूद के भाई हैं, फिर हज़ाराज की मेन जो लीडर हैं रहमानी साहब, स्पीकर साहब हैं, और रब्बानी साहब के बेटे हैं, तो वो भी यहीं पे इत्तेहादी हैं। तो वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाह रही हैं। पर हुआ सिर्फ ये फ़र्क एक सबसे बड़ा जो आ गया ये है कि सारे लोग कहते थे कि जी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, हम भी सारी दुनिया को एक बन गया जी पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा। वो आखिर में मिलिट्री सोल्यूशन हुआ, मगर अमेरिकनों के फेवर में नहीं हुआ, पाकिस्तान के फेवर में हुआ। अभी हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब कल से ये दोहरा रहे हैं कि जी मिलिट्री सोल्यूशन ही हुआ। मेरा ख्याल है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हुआ, मिलिट्री टेक ओवर हुआ है। 2001 में भी पहले तालिबान का टेक ओवर हुआ था, फिर अमेरिकनों का टेक ओवर हुआ था, अब फिर तालिबान का टेक ओवर हुआ है, मगर सोल्यूशन ना वो पहले था ना अब है। आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो फैसला करेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर फिंगर्स क्रॉस कि अभी हम जल्दी फैसले नहीं कर सकते कि तालिबान बीइंग तालिबान एक माजी रहा है, ओवरली बदलनी है। तो दो चार चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। अच्छी खबर एक और, मैं लाइटर हैं, छोटी बातें मगर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल तुलू टीवी है अफगानिस्तान का, जो कि बहुत एंटी पाकिस्तान तो छोड़े एंटी तालिबान रहा है, अमेरिकनों के पैसों से लगा था। तो आज उनके साथ मोस्टली उनके बहुत बड़े मदीर हैं अफगानिस्तान के, उनको मैं BBC से सुन रहा था, उनका जी उनके लोग आए हमारे दफ्तर में, हम बड़े डरे हुए थे, पर उन्होंने उल्टा किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आपको प्रोटेक्शन चाहिए, उनका जी उन्होंने उल्टा अपने बंदे छोड़ दिए कि आपकी हिफाजत के लिए हमने बंदे खड़ी कर दें, बाकी हमने सो फार कुछ नहीं कहा। मीडिया को मतलब ये है, वो मैसेज दे रहे हैं कि वो आज़ाद रखना चाह रहे हैं। दूसरा उनके, मैं स्पोक्समैन की बात सुन रहा था तो वो सुहेल शाहीन साहब वो जो है कह रहे थे कि क्रिकेट टीम के पूछा कि किसी ने, वो जो है ताहिर मलिक के हमारे दोस्त हैं, उनसे पूछा कि आप क्रिकेट अलाउ करेंगे। वो कहा जो क्रिकेट अफगानिस्तान की टीम है ये हमारे दौर में ही बनी हुई है, मैं तो मैच देखने के लिए रावलपिंडी एक दफ़ा गया था। सो ये एक अच्छी चीज़ें हैं, मगर कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि तालिबान कोई एकदम वेस्टर्न मुआशरे की तरह कोई लिबरल डेमोक्रेट उस टाइप का बनेंगे। उनका एक अपना मंशूर है, एक उनका जो है एक नज़रिया है, उसमें हाँ दूसरों के लिए ये देखना ये होगा कितनी वो गुंजाइश निकाल लेते हैं। वो ये नहीं है कि ओवरनाइट जीन्स पहन के वेस्टर्नाइज्ड होके उसका वो करेंगे, पर ये है कि वो टाइट रोप वॉकिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं, ये और भी पहलू हैं। इसके मैं क्लास साहब से पहले व्यू ले लें आप। जी क्लास साहब, जिस तरह से ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि तालिबान का मंशूर बेसिकली है, उनकी डिप्लोमेसी की डेफिनेशन क्या होगी, किस तरह से वो देख रहे होंगे कि दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस को आगे लेके चलना है। देन हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें जो एक चीज़ सामने आई वो वाज़े तौर पर यही थी कि हमने इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान पे इम्पैक्ट सर्टन है। तो किस तरह से वी कैन श्योर कि ये हमारे लिए सिचुएशन क्रिटिकल मेरा ख्याल है बात करते हैं, बड़ा ज़रूरी सेगमेंट अगले सेगमेंट में इस इम्पैक्ट पे करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इसके क्या इसके असरात होंगे, वो अगले में जाते हैं।
मेन चीज़ ये है जो एक तो उसमें मेरा ख्याल है अफगान का अपना मुल्क है, हम उसको समझते हैं कि ये राइट जो है अफगान लोगों का है कि अपने ऊपर आके किसको वो राइट देते हैं कि आप हुकूमत करें। हम तो आउटसाइडर हैं ना, हम वहाँ रहते हैं, हमारे स्टेक्स हैं लेकिन वो डिफरेंट किस्म के हैं। उसमें डायरेक्टली जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा काबुल के लोग हैं। जो मेरा ख्याल मेन इनको थ्रेट है या चैलेंज है तालिबान के लिए सबसे बड़ा जो पहला कि काबुल के लोगों को उन्होंने आके कॉन्फिडेंस कैसे विन करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों का अब जो फोकस है वो आपका कंधार या हेरात या दीगर एरियाज नहीं रह गए, अब उनका सबका फोकस ये है काबुल पे। सारी आपके कैमरे भी लगे हुए हैं, चीज़ें भी लगी हैं, और वेरी वेजली जैसे आमिर ने कहा कि वो मीडिया हाउसेज में जा रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, टीवी पे बड़ा अच्छा उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनकी कोशिश है। लेकिन एक उसके इसको कहते हैं सेंस ऑफ एक मिसट्रस्ट जो होता है वो अगर डेफिनेटली उसमें एक उनमें काबुल के शहर में मौजूद होगा। 20 साल जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है एक नेटो के उसमें या उसमें आप कह सकते हैं अमेरिकन के या उसमें अशरफ गनी या ये कारजाई साहब एंड कंपनी थे, उनका एक आगे डिफरेंट माइंड सेट बन चुका है। एक 20 सालों में एक नई नस्ल जो है ना वो अफगानों की, मैं काबुल की और उसके इर्द गिर्द के नवाह की बात करूं, बाकी अफगानिस्तान की नहीं कर रहा, और उसी पर फैसला होना है कि इन्होंने काबुल के शहरियों के साथ इन्होंने क्या सलूक करना है, कितनी आज़ादी देनी है, कितना उनको आके इन्होंने आगे शाइन करने देना, स्पेशली पर्टिकुलरली जो है उस पर आगे वोमेन पे बात होगी, बच्चियों पे बात होगी, ये बेसिक जो राइट्स हैं। और मेरा ख्याल दुनिया के कंसर्न भी मेजर अगर आप देखें 2-3 ही हैं जिस पे तालिबान को ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी कि ख़वातीन के साथ उनका क्या एटीट्यूड है, मेन माइनॉरिटीज़ के साथ है वो भी हम देख रहे थे, उनकी मुलाकातें हुई हैं, जाके मिले हैं, उनसे हिंदू से मिले हैं, सिखों से मिले हैं, और देकर से कोशिश कर रहे हैं उनकी लीडरशिप का लगता है कि मेच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिवेंज किलिंग होती है, मार धाड़ होती है, दाखिल होते हैं, जैसे शहर में आप दाखिल होते हैं लूट मार होती है, वो चीज़ें उन्होंने नहीं होने दी, उसमें है। लेकिन अब उनके लिए चैलेंज होगा मेन जो कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो कैसे अपने आप को आके एक्सेप्टेंस को वो बने। अब ये होना था हो गया, अब उस पर बैठ के हम बहस करें क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, जो होना था वो हो चुका है। अब उसमें अमेरिकन ने डिच किया है, बकौल बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकन ने डिच किया है। मैं सुन रहा था उनके एमपीज थे, उस पर BBC पे सुन रहा था, उन्होंने अपने, और उसमें साबिक फौजी थे वो जो लड़के गए अफगानिस्तान से, उनको BBC ने लिया हुआ, तो उन्होंने अपनी हुकूमत पे खासी तनकीद की। उन्होंने बहुत सारे लोग उन्हें वहाँ पे फौजी थे वो बेचारे जिनकी इनमें आके यहाँ मारे गए अफगानिस्तान में, तो उनकी माओं ने, उनके पेरेंट्स फैमिलीज़ का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा अगर ये कुछ ही करना था हमारे बच्चे क्यों मरवाए आप लोगों ने वहाँ पे, अगर ये कुछ आपने रातों रात निकल आना था, भाग जाना था और आपने सारी चीज़ें करनी थी, अगर सारा इक़्तिदार आपने तालिबान के हवाले प्लेट में रख के करना था तो 20 साल हमारे बच्चे क्यों मरवाए। ये भी मैं BBC पे सुन रहा था। उस MPs ने बड़ी उसने ये अहम बातें की, उसने कहा इसका मतलब हमने डिच किया है, हमने अफगान लोगों को डिच किया है, जो हम प्रिंसिपल लेके गए थे। अब वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, बैठते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे बाकायदा वो थे एक वो आके सर्व करके गए। सो इनके लिए एक उस अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मैंने किसी के मुंह से अब तक अच्छा लफ्ज नहीं सुना, 20 साल आपने लगाए हैं, आपने 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स लगे हैं, तो 3400 आपके फौजी जो हैं वो उसमें जंग में मारे गए हैं, नेटो के लोग मारे गए हैं, पता नहीं कितने उसमें अगर क्रिपल जो है आपकी फैमिलीज अफेक्ट हुई, हर जगह हुई है जंग जब हुई तो अमेरिकन फैमिलीज भी अफेक्ट हुई हैं, उसमें नेटो भी हुआ है, पाकिस्तान भी हुआ है, अफगान भी हुए, सारे हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप रातों रात बिल्कुल वो कहते हैं पतली गली से निकल जाना तो निकल गए। सो ये सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ इसमें नुकसान जो हुआ है ज्यादा, और वो हुआ अमेरिकन का। ऑलरेडी लोगों का उन पर ट्रस्ट नहीं था। पूरी दुनिया का मीडिया देख ले, मैं ये अकेले नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के मीडिया ने या अमेरिकन को कहा है कि इन पे कौन ट्रस्ट कर सकता है और किस तरह करता है। लेकिन लास्टली लगता यही है एक मतलब लेमैन जो हमारी अप्रोच है और दुनिया का मीडिया पढ़ने और समझने के बाद एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसे नहीं हो सकता कि तालिबान गए मोटरसाइकिलों में बाइक जूं जूं जहाँ जहाँ करते और एंटर हो गए, उन्होंने कहा है जी वेलकम, ऐसे नहीं है। लग रहा है, और जो अच्छी चीज़ है जो आमिर ने अच्छी चीज़ें बताई हैं, अब हम बैठ के उस पर क्या कमेंट्री करें। गुड थिंग इज़ कि उन्होंने वहाँ पे कोई ब्लड शेड नहीं बहाया, कोई उन्होंने आगे रिवेंज किलिंग नहीं शुरू कर दी जो हमारे खौफ थे, अफगान के अपने खौफ थे। लेकिन दो चैलेंजेस हैं कि तालिबान अपने आप को कैसे आके दुनिया के सामने एक्सेप्ट करवाएंगे, अपने आप को हुकूमत की क्या शक्ल बनेगी, जैसे ये बता रहे हैं ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी, या सिर्फ तालिबान जिद कर जाएंगे कहें जी कि हमने 20 साल लड़े तो हम क्यों इनके साथ शेयर करें। ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। प्लस अपने अवाम का कॉन्फिडेंस गेन करना, काबुल के लोगों का स्पेशली, ये मेरा ख्याल है उनके लिए तालिबान के लिए बिग चैलेंज होगा। इनर आउटर दोनों चैलेंजेस मौजूद हैं। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से तालिबान गवर्नमेंट अपनी एक्सेप्टेंस क्रिएट करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। और इम्पैक्ट्स क्या होंगे, खासतौर पे पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस किस तरह से इससे डिस्टर्ब होने के चांसेस, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आमिर साहब। पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब सा रिएक्शन नज़र आया और ख़ास तौर पे कोई एक ख़ास तबका है जो इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है कि इट्स अ सेलिब्रेटिंग मोमेंट, कुछ जैसे दो मुल्कों का मैच हो रहा हो, कोई एक जीत गया हो, वो अजीब सी कुछ सेलिब्रेशन है। लोगों को नहीं समझ आ रही ये सिचुएशन कितनी सेंसिटिव क्रिटिकल है और उसकी मतलब अभी हम लोग तो अभी इसको समझ ही नहीं पा रहे, जो सही सी बात है। कुछ हद तक तो पाकिस्तान के लिए एक साय ऑफ रिलीफ है, क्योंकि जो अशरफ गनी और उसके इर्द गिर्द एक जो टोला था जो कि बहुत ही करप्ट था और वो बिल्कुल जिस तरह के एंटी पाकिस्तान और एनडीएस की और बिल्कुल रॉ के रवाबत थे, और वो हमारे इससे वर्ष हमारे लिए हो नहीं सकता था जो कि ये इनके दौर में ये रहा है। तो तालिबान या कोई भी सिनारियो ले लें उससे बुरा नहीं हो सकता, उस लिहाज से की हद तक तो हम कह सकते हैं। मगर बहुत ही हसास वक्त है और हमें ये सारी 20 साल की जो हमारी पॉलिसी है वो ज़ाया चली जाएगी अगर हमने इस टाइम पे राइट कार्ड्स ना खेले और ये लुटियाँ जो डालने वाला काम नहीं करना। हमने बिल्कुल 2-3 चीज़ें अच्छी की हैं। एक ये है कि हम ये फॉरेन पॉलिसी हमारी फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये जो आ रहा है कि हम पूरी आलमी बरादरी और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के इलाकाई मुल्क हैं, हम अफ़गानिस्तान के हमसाए, उनके साथ एक इकट्ठी जो भी बनेगी पॉलिसी उसके साथ चलेंगे। और बिल्कुल भी हमारी भी वो वाले ख़दशात हैं जो कि आलमी और अखलाकी और इंसानी तकाज़े हैं, वो ख़दशात को चेक करेंगे। मगर इंडिया से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गलती हो गई है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो लास्ट मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है हेड उसको इंडियंस कर रहे हैं कि वो रोटेशन से होता है। तो बल्कि असल खबर तो आने वाली है कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अब स्पेशल होने वाला है, अभी देखना है कि वहाँ से क्या फ़ैसला होता है। मगर इंडिया ने लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा एंटी तालिबान और अशरफ गनी की बहुत ज़्यादा जो मदद करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने हालात ख़राब किए। हमें नहीं करना, हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें सिचुएशन अभी देखनी चाहिए। इंटरनल पिछली दफ़ा की तरह एकदम इसके अंदर आग के अंदर कूद नहीं जाना चाहिए। और इलाकाई मुल्क ख़ास तौर पे, क्योंकि अच्छी बात यह है कि तमाम इलाकाई मुल्क जो हैं वो इस वक्त अमन चाहते हैं, क्योंकि ये जो जियो इकनॉमिक्स और ये बात हो रही है कि सेंट्रल एशिया की आपस की ट्रेड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे हो। मगर डर जो है, फॉरेन ऑफिस की सारी वाइब्स ठीक आ रही हैं, मगर जो डर आ रहा है वो क्लास साहब और हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बयान दिया है वो मैं समझता हूँ थोड़ा सा वो गैर जिम्मेदार, मैं कहूँगा अनगार्डेड था कि उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान में देखें उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, तो वो उससे ये इम्प्रेशन तासुर ये मिलता है कि जिस तरह कोई वो हमने जिस तरह कि पूरा वो इनकलाब एक वो आ गया और हम उस तरह के इनकलाब को, ठीक है हमने कहा कि कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं उसमें तसल्ली बख्श, मगर हमारी अभी खदशात भी हैं। सो प्राइम मिनिस्टर को भी बड़ा गार्डेड रहना चाहिए। इस तरह के जुमले के उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं, उससे तासुर ये मिल रहा है कि जनाब अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े, हमें अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, हमें रूस के साथ भी अच्छे रखने हैं, हमने तालिबान को साथ टाइट वो मैं कह रहा हूँ रोप वॉकिंग है कि आप एक रस्सी के ऊपर यूं यूं करके आप चल रहे हैं कि जिससे कि आपने तालिबान के साथ बिल्कुल जपियाँ भी नहीं वक्त से पहले डाल लेनी और उनको नाराज़ भी उनकी हेल्प करनी है कि वो ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं और फिर ये तमाम हमसायों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तसल्ली करें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से। ठीक है क्लास साहब, अगेन वही वाला सवाल है कि पाकिस्तान के जो इम्पैक्ट के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स होंगे और जिस तरह से पाकिस्तान में इसको लिया जा रहा है, वेदर इट्स प्राइम मिनिस्टर और आम लोगों की बात करें, क्या इस वक्त लोगों को समझना चाहिए कि मतलब ये वाकई एक ऐसा टाइम है जिस पर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों की, या इसको हम एक अच्छे तासुर के तौर पर ले सकते हैं कि अच्छी चीज़ें होंगी? बड़ा खान साहब को बकायदा एक क्लिप है, एक तो होता ना कि चलो अखबारी बयान होते बंदा कल को कह देता है जी मैंने नहीं बात की या आउट ऑफ कंटेस्ट कहा गया, बकायदा रिकॉर्ड है, कैमरे पे है जो बात उन्होंने शैकल्स ऑफ नजर आ रहा था, शैकल्स ऑफ उन्होंने स्लेवरी की बात की है। इस वक्त जैसे आमिर कह रहे हैं हमें सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया पता क्या करने वाली है जो करेगी कि वो सारा अपने नाकामियों का मलबा जो है ना पहले भी वो हमारे पे भोगती थी और हम बड़ी खुशी से उस मलबे को हम अपने गले लगा रहे हैं।
इस वक्त हमें थोड़ा सा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है कि भाई साहब ये आप लोगों का ये मैस क्रिएट किया हुआ था, जो पहले भी कहते थे, हमारी लाइन रही है कि जो आगे खान साहब कहते भी थे, ठीक लाइन थी उनकी, जनाब कि 20 सालों में अमेरिकन, नेटो, इंटरनेशनल फोर्सेज अगर नहीं मैनेज कर सकी तो हम कहाँ खड़े होते हैं। हमारी एक सरकारी लाइन थी। और दूसरी बात यह है, अगर वो गुलामाना हुकूमत थी वहाँ पे, इमरान खान साहब कह रहे हैं, मान लेते हैं वो ठीक कह रहे हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जनाब, तो उनसे पूछा जाना चाहिए इस गुलामाना ये हुकूमत को पाकिस्तान ने क्यों एक्सेप्ट किया हुआ था। इमरान खान साहब आगे उसी ही गुलामाना हुकूमत से मिलने के लिए, उनके प्रेसिडेंट से मिलने के लिए काबुल क्यों गए थे, या अशरफ गनी साहब को वो वहां पे उन्होंने GHQ में क्यों बुलाया गया था। गुलामाना है ना, वो तो गुलाम हुकूमत ना, पपेट है ना दूसरे लफ्जों में। इमरान खान साहब तो वही कह रहे हैं। आपने उनको फिर इस्लामाबाद क्यों बुलाया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर्स आपने गुलामाना स्लेवरी वाले वो पपेट थे वटेवर। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कोई भी रही है, नवाज शरीफ साहब दौर रहा है, इससे पहले पीपल्स पार्टी रही है, उससे पीछे जनाब मुशर्रफ रहे हैं, सारे रहे हैं ना, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। और एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हुकूमत कोई भी काबुल के साथ तल्लुकात नहीं रख सकते। रीजनल सिक्योरिटी सारे हम देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। तो खान साहब को ये उनसे पूछा जा सकता है कि सर जी, तो फिर आप काबुल क्या करने गए थे? इफ़ यू न्यू दैट कि गुलाम हैं, अमेरिका के हैं, नेटो के हैं, जिसके भी हैं, पपेट हैं, तो फिर तो आपको डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी नहीं रखने चाहिए थे गुलामों के साथ। आपको उनको आकर रिकग्नाइज भी नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी मदद भी नहीं करनी चाहिए थी। आपको बैठ के तालिबान के और इनके मुज़ाकरात जो मरी में करवाए थे वो भी नहीं करवाने चाहिए थे। आपको दोहा में बैठ के पाकिस्तान को फैसिलिटेशन भी नहीं करवानी चाहिए थी। अफगान जाने और अमेरिकन जाने, नेटो जाने, हमारा क्या काम है। सो ये जो बयान उनका आया है, जिससे एक हमारे यहाँ खुशी का जो एलिमेंट है जो बैकफायर करेगा। अफगान इस वक्त एक उसका मुसीबत में है, वो नजर आ रहा है एयरपोर्ट पे, हमें पैनिक उनका नजर आ रहा है, उनकी सोसाइटी में है। तालिबान को टाइम लगेगा उनको। जब यहाँ खुशियां मनाई जाएंगी, वहां का बंदा देखेगा कि जो हमारे टॉर्मेंटर्स हैं वो उनको परसीव करते हैं, चाहे कि एक छोटा तबका है, बड़ा तबका है, आपका नॉर्थ हो, काबुल हो, ये सारे एरियाज हैं। तो अगर वहाँ पे समझा जाता है कि हमें टॉर्मेंट किया जा रहा है, हमारे यहाँ पे डिसलोकेट हो रहे हैं, लोग बच्चे लेके भाग रहे हैं, औरतें भाग रही हैं, वो हमने देखे, दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग साइंस। हमारे लिए बड़ा इंतहाई तकलीफ दे था। हम सब फैमिलीज वाले हैं, बच्चों को ओवरनाइट आपको निकलना पड़े और आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो जनाब कि ये आपने वो की है, उस पर थोड़ा सा एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो। वो मेरा ख्याल है इसको अफगानिस्तान में ऑलरेडी हमारे खिलाफ एक तबका है वहाँ पे जो समझता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है शायद वो अफगानों के हक में नहीं रही। सो इमरान खान साहब को बाज़ दफ़ा वो डिप्लोमेटिक जिसकी बात आमिर कह रहे थे, उनको उसमें वो नहीं रखते, वो गार्डेड बात नहीं करते, वो कह देते होते हैं, जो अपना सेल्फ इंक्लिनेशन होता है वो सामने आ जाता है। 3-4 चीज़ें मैं बता दें। उन्होंने मोदी साहब के साथ भी यही कुछ किया। पहले ट्वीट किया कि उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कहा था कि उसमें स्मॉल मैन एट बिग ऑफिसेस, वहां से डिप्लोमेटिक डिजास्टर शुरू हुआ। बाद में उन्हीं के हक में ट्वीट किया इन्होंने, खान साहब ने कहा अगर मोदी साहब जीत गए तो हमारा इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। फिर बाद में जो कुछ आपके हमारे सामने ऐसे जो बाइडन का भी हम देख रहे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने 2-4 इस तरह के बयान दिए हैं। अब उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में इस तरह के बयान दिए हैं। सो इससे मुझे लगता है, माई व्यू, कि हमारे गले में ना ये मुसीबत दुनिया डालेगी और कल को तालिबान का जो भी छोटा कोई बुरा कोई इस तरह का नेगेटिव कोई आया तो हमें उसका ढोल बजाना पड़ेगा। फिर हम कल को कह नहीं सकेंगे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल। और इसके अलावा अमेरिका का क्या इस पे रिस्पॉन्स होगा आने वाले दिनों में, और सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसमें क्या फैसला होता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, इस सारे किस्से के बाद जो इसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर, इसके अलावा जो अमेरिका का रिएक्शन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तालिबान को क्या जो इंटरनेशनल ये मॉनेटरी सिस्टम है, इससे सपोर्ट मिलेगा टू रन देयर कंट्रीज इकोनॉमी? अमेरिका का जो बाइडन साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था क्योंकि अमेरिकन बहुत ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर रहते हैं, मगर ये जो एकदम साइगॉन के साथ जो बनना चाह रहा है कि जिस तरीके से दौड़ गए, और जो क्लासा जिक्र कर रहे थे कि वो जो 20 साल में फौजी मरे, उनकी फैमिलीज़ कह रही हैं कि जनाब ये 20 साल हमने क्यों ये झक मारी, और वो सारे और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मगर अमेरिका के लिए 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि ये अपने जो राइवल्स हैं, रूस, चीन, ईरान, इवन पाकिस्तान, इनके बैकयार्ड में यहाँ पे जो है इंस्टेबिलिटी रहे, अफगानिस्तान ऐसा रहे। एक
ये चॉइस हो सकती है कि सी पैक BRI ये कामयाब ना, स्टेबिलिटी इस खिते में ना आए, ताकि ये उनके राइवल्स को प्रॉब्लम पड़ी रहे। मगर दूसरी तरफ उनके पास ये भी है कि ये अगर यहाँ ज़्यादा हालात ख़राब है और प्रेशर आएगा बाइडन पे भी, वेस्टर्न वर्ल्ड पे भी। और दूसरा ये है कि जो उनकी बुनियादी वजह उन्होंने जो बताई थी ये आने की, कि यहाँ पे जब बुरे हालात होंगे तो उसमें अलकायदा और टेररिज्म वो पनपेगा। ये आप क्रेडिट देना पड़ता है कि तालिबान को, कि उन्होंने पूरी दुनिया के बेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के को मिलिटरीली भी आउटस्मार्ट किया है और डिप्लोमेटिकली आउटस्मार्ट किया है, डिप्लोमेटिक आउटस्मार्ट किया है। और इस वक्त भी वो कर रहे हैं कि उन्होंने फॉर एग्जांपल जो है वेस्टर्न कंट्रीज़, और अभी इंडिया भी वहाँ से एम्बेसीज अपनी छोड़ के जा रहा है, पर रूसियों को फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि उन्होंने अफ़गान जो पुराने फ़ौज थी, पुलिस थी, वो जा चुकी थी, उन्होंने कहा जी आप ना जाएं, हम देते हैं। हर चीन को और हमसाये ममालिक तकरीबन सब ने अपनी एम्बेसीज रखी हुई हैं और वो सबको साथ लेके इंटरनली भी इंक्लूसिव चल रहे हैं। और अभी तक सो फार जो है ना, ये कल को 2-1 हफ्ते में 3 दिन, अभी जल्दी ये फैसले नहीं किए जा सकते, क्योंकि हुकूमत में आना और शुरू में ये ज़रूर हम कहेंगे कि ये डिफरेंट तालिबान है। 20 साल में एक नई जनरेशन आ गई है, इनकी एक्सपोजर है। फॉर एग्जांपल मुल्ला ब्रदर का बड़ा एक्सपोजर है, आप देखें ना कि यहाँ भी रहे, निकनों ने छुड़वाए, उनके साथ भी उनके कहने पे कतर में बैठे हुए हैं। ये जो शेर मोहम्मद साहब हैं, ये ज़ालिम खलील साहब और अशरफ गनी के साथ हार्वर्ड के अंदर अमेरिका के क्लास फेलो रहे हुए हैं। तो उनकी जो ये लीडरशिप के अंदर भी है, ये नज़र चीज़ें आ रही हैं और अमेरिका में वो गुस्सा ज़रूर है, मगर ये देखते हुए उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये वाले खिते में ये हो, क्योंकि अगर यहाँ पे अमन हो जाता है तो हमारे लिए और नेबर सब के लिए बड़ा अच्छा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है क्लास साहब, कुछ हिडन डील की भी बातें हो रही हैं। आपने अभी फर्स्ट सेगमेंट में जिस तरह कहा भी कि एक ब्रॉडर इसको पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, एंड वी कांट बी श्योर कि एक्चुअली ये जो नज़र आ रहा है, तो ये जो एक बात सामने आ रही है वो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, किस किस्म की डील हो सकती है अगर हिडन डील है? 2-3 चीज़ें हैं, मतलब साफ ज़रा अभी तक कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल शायद बाद में किताबें लिखी जाएँ, कोई डिक्लासीफाई होती हैं चीज़ें, कोई 2-3 साल बाद, 6 महीने बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर, वाशिंगटन पोस्ट का रिपोर्टर, जो वटेवर वो की स्टोरीज जो हैं वो वाइट हाउस के पेपर्स हैं निकले और हमें पता चले पेंटागन क्या कहानियाँ चल रही थी, हमें सारा कुछ वहाँ से पता चलता है। एक तो ये है यहाँ पे जो उस पर थ्योरीज उसमें मुख्तलिफ चलती हैं कि शायद कि दाइश की थ्रेट जो है ना वो बढ़ रही थी अफगानिस्तान में, वो नज़र भी आ रही थी, बम भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने, अगर ये तालिबान थे, इन्होंने डिसोन किया था कि हमने मार्केट्स में आके, काबुल में हमने आके ये शहरी जो थे उनको नहीं मारा, हमने अटैक नहीं किए, वो सारा दाइश पे जा रहा था कि शायद दाइश इज़ गेटिंग पावरफुल। तो उस पर शायद तालिबान ने और अमेरिकन ने दोनों ने सोचा कि हम अलाइंस करते, क्योंकि तालिबान भी उनको वो नहीं करते, उनको अप्रूव नहीं करते और अमेरिकन भी नहीं करते। सो दुश्मन का दुश्मन दोस्ती वाला भी है कि ठीक है जी ले आए जी इनको, तालिबान को ले आते हैं, कम से कम दाइश के साथ तालिबान जो है उनके साथ बेहतर, वो एक ये मतलब थ्योरी चल रही है। तो अच्छा साथ में चलती है कि उसके बाद अमेरिकन कहते हैं कि 20 साल तक आपने हमें सुकून से सांस नहीं लेने दिया ना, यहाँ पे जो हमसाया ममालिक था, ईरान था, उसमें पाकिस्तान था, उसमें रशियन थे, चाइनीज़ थे, सेंट्रल एशियन, आपने फीड किया रखा है तालिबान को, तो ठीक है जनाब हम फिर जा रहे हैं, आपको बड़ी वो हमारी यहाँ पर प्रेजेंस से बड़ी शिकायत थी, बड़े मसाइल थे, फिर भुगतें जी, ये तालिबान है, ये आप हैं, ये बॉर्डर्स है, ये 6-7 ममालिक आपस में बैठ के तय कर लें। दूसरी इस पे भी हो सकती है, तीसरी तो वही है जी कि उनको आके इस पे होगी, शिकस्त हो गई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है जो ये वहाँ पे 2-3 साल बाद जो आमिर ने बात की बड़ी अहम है, अगर अफगानिस्तान स्टेबल ना हुआ, पहले से ज़्यादा बुरा हुआ, तो दुनिया के कैपिटल सारे अफेक्ट होंगे। ये बाइडन साहब की प्रेसिडेंसी खतरे में रहेगी कि भाई साहब आपने इतना जल्दी जो पतली गली से पुल आउट किया है ना, और अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया जो इनके अपोनेंट्स हैं कि आपने जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखी थी अपने आगे विड्रॉल की, और जिस तरीके से आप रातों रात निकले हैं, पूरे का पूरा रीजन भी और दुनिया के कैपिटल भी है ना, इससे वो शॉक्ड हुए और अवाम में सेंस ऑफ बिट्रेयल है। ये पूरे यूरोपियन में मैं सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी, स्टेबिलिटी से फेस सेविंग मिल जाएगी, फेस सेविंग मिल जाएगी। अगर स्टेबिलिटी नहीं आती अफगानिस्तान में, सबसे बड़ा विक्टिम जो होगा ना इसका जो बाइडन होगा, फिर आपका बरतानिया है, वहाँ पे आवाज़ें उठना शुरू होगी। इसके बाद यूरोपियन कैपिटल जो है, नेटो वगैरह हैं, जर्मन वगैरह सारे, वहाँ पे आवाम सवाल पूछना शुरू कर देंगे 20 साल बाद आपने हमें किया क्या है। तालिबान के लिए अब क्या होगा,
यहाँ पे हजारों आपके अखवान जो थे वो इनके कंट्रैक्टर, फौज के साथ कंट्रैक्टर थे, उनमें थर्ड पार्टी के जरिए लोगों को मुलाजमतें दी हुई थी। बहुत सारी एनजीओ सेक्टर था, उन्होंने नौकरी दी हुई थी। इंडियंस जो थे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आके पंप कर रहे थे, उस अमेरिकन कर रहे थे, यूरोपियन कर रहे थे, एनजीओ थी। तो बहुत सारी नौकरियां जो अखबारों को मिली हुई थी, पैसा आ रहा था। अगर आपने इस तरह क्योंकि हुकूमत बना ली, यहाँ पे इस तरह का सेटअप बना लिया कि आप पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से भी कट गए, आप ये रीजनल ममालिक से भी कट गए, तो भाई साहब आपने तनख्वाहें भी देनी है, आपने लोगों को रोजगार भी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ख्याल करना है। अगर ये ना कर सके तो जहन में रखें, गुर्बत जो है ना, वो हमारे इस्लाम भी कहते हैं पहले किसी को रोटी ऑफर करें, उसके बाद उसको प्रीच करें। अगर लोगों की ये जॉबलेसनेस को ना एड्रेस कर सके, इनको फंडिंग ना हुई, पैसे ना मिले, तनख्वाहों के पैसे ना हुए, तो कल को पता चलेगा कि इन्हीं तालिबान के खिलाफ कोई नए तालिबान है, उन्होंने रिवोल्ट कर दी है। सबसे बड़ा फर्क जो पड़ा है, सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा है कि पहले ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो डिबाकल और वेस्टर्न वर्ल्ड का डिबाकल ये था कि दरमियान में इतने हफ्तों से मौका मिल रहा था कि अशरफ गनी को बड़े आराम से बिठा के वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करवा सकते थे। अब ये है कि पहले उन्होंने फैसले करने थे, काफ़ी हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी थी कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, नेशनल गवर्नमेंट बननी है, कैसी इसकी हैसियत क्या होगी। अब तालिबान फैसला करेंगे क्योंकि उन्होंने मिलिटरीली इसको टेक ओवर किया है। ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि वो इंक्लूसिव रखना चाह रहे हैं, बाकियों को लाना चाह रहे हैं, मगर वो किस तरह एक पावर में आ जाना और बात है। मगर जब डे टू डे आपको डील करना पड़ता है मुल्क के इंस्टीट्यूशनल मामलात को, और इतना केओस 40 साल का एक गंद है, सारे मुतहारिब ग्रुपों को इकट्ठा करना, उनका कंसेंसस डेवलप करना, वो एक बहुत मुश्किल काम है। सो इसलिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, और इसलिए बाकी ममसाया मुल्क भी कोई जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट है। चाइना का इंटरेस्ट है कि अगर वहाँ ख़राब होते हैं तो उसके मुल्क में इंतहा पसंद आते हैं। रूसी डरते हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हमारे बैकयार्ड में करना पड़े। ईरानी डरते हैं कि जनाब ये हमारे मुल्क के भी अंदर इसका बैकलैश ना आए। तो हमें भी डरना चाहिए कि इसके ऊपर लुडियाँ नहीं डालनी चाहिए। हमें बड़े आराम से पीछे बैठ के सो फार हम वो है ये कि हमने अमेरिकनों और रशियनों को सबको हमने करा दिया, ये खुदा के लिए हमें माफ़ करें। ठीक है, वेट एंड वॉच शुड बी द स्ट्रैटेजी। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।